मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। मेरी कैमरा फ्रेम में एक ऐसी शख्सियत है जिनकी पहचान मैं कराऊं तो समस्तीपुर का अडानी और अंबानी को बखूबी तौर से कह सकते हैं। और सही सुना, मेरे साथ राजीव रंजन सर जी हैं, एक बेहतरीन व्यवसाय के धरोहर पुख्ता समाज सेवी। और कुछ दिन पहले इनका एक फोटो सोशल मीडिया पे चला था और विभूतिपुर विधानसभा में चुनाव में एक नई क्रांति को शुरुआत देने के लिए तैयार हो चुका है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम। जी जी सर, सबसे तो पहले लोग हमारे बहुत तरीके से आपको जानते भी हैं और विधानसभा चुनाव 2025 बिहार की बहुत करीब आ चुकी है और सवाल खड़ा होता है कि पूरी बिहार की नजर विभूतिपुर पे रहती है और बड़ी खुशनसीब हम लोग भी हैं और हमारी जनता भी है कि आप विभूतिपुर से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आपके जो व्यूअर्स हैं वॉइस ऑफ बिहार के, हमारे युवा साथी लोग जो हैं, उनको मैं नमस्ते बोलता हूं। और एक बात से आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि उतना बड़ा भी आज मेरे लिए कसीदे ना पढ़ें ताकि मैं भी उस घमंड और अभिमान में आ जाऊं कि क्या हमारे लोगों ने हमें अंबानी और अडानी नरेंद्र मोदी कोई पैदा होते हैं, सब नहीं होते। तो मैं हूं नहीं और हो नहीं सकता, चूंकि समय बहुत कम है। इतना परिवार की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती है, परिवार की कुछ जिम्मेदारियां होती है। ये लोग जो हैं, जो बैठे हुए हैं और हमारे देश को जो आगे लेकर के जा रहे हैं, हम उसमें एक ईंट लगा सकते हैं। आपने साथ दिया हमें तो अडानी जी को बुला करके कुछ कारखाना लगवा सकते हैं। अगर विभूतिपुर के लोगों के लिए मुझे पैर पकड़ना पड़े तो मैं जाकर के लपट जाऊंगा कि चलिए मेरे यहाँ एक आप फैक्ट्री लगा दीजिए ताकि हमारे लोगों को 500। मैं अडानी नहीं हो सकता हूँ, ये चूंकि मेरे पास अब वो वक्त नहीं है। एक छोटे से गांव, टबका गांव, कृषि प्रधान गांव, कृषक परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जब वो किसी शहर में कमाने के लिए जाता है, मैं तो समझता हूं कि आई एम थैंकफुल टू लालू प्रसाद यादव। जब वो 90 का दशक था, जब हम लोग छोड़ करके बिहार भागे थे और वापस हम बिहार आए हैं, तो वो अच्छा था कि उन्होंने पहले भगा दिया। और खास करके टारगेटेड सवर्ण समाज के लोग होते थे और वो बाहर गए और अपनी रोजी रोटी की तलाश में गए और सब जगह वो अपना रुतबा दिखा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो इसलिए मैं अडानी अंबानी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हमें काम करने की इच्छा तो है, मैं काम करना चाहता हूँ। सर, टबका ग्राम से निकल के व्यापार में बहुत अग्रगणी तक चले गए। कई बार अपनी बहुत अलग अलग पोस्ट के लिए बहुत अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े, लेकिन ये समाज सेवी को रहते हुए फिर चुनाव 2025 में लड़ना और समाज को आगे ले जाना, आपका मिशन और विजन क्या है? देखिए, मैं पहली बात तो आपको ये स्पष्ट कर दूं, 97 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और वो बंगाल में ज्वाइन किया। मेरी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई, मैं वो पार्लियामेंट का वो डिबेट देख रहा था जिस दिन कॉन्फिडेंस मोशन पर भाषण चल रहा था और मैं ये आश्वस्त होकर के सोया था कि सरकार हमारी बच गई। मैं उसके पहले भाजपा के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, मैं आपको सच्चाई से बोल रहा हूं। लेकिन जब सरकार गिर गई और सुबह उठा तो मुझे ये सूचना मिली कि आपकी सरकार गिर गई, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। और पीड़ा हुई तो मैंने सोचा कि इतने अच्छे जो ओजस्वी वक्ता जो इतना अच्छा भाषण दे रहे थे, इन्होंने एक ऐसी सरकार को गिरा दी जो राष्ट्र हित में काम करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने उस दिन, वो साल 1999 का था और मैं बहुत पीड़ा में था और उस रिपरकेशन में मैं आया कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं उनकी आवाज को जनता तक लेकर के जाऊंगा। भले ही मैं जनता दल यूनाइटेड चूंकि गठबंधन में था, मैं चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मेरे भाषण का सेंट्रिक पॉइंट भारतीय जनता पार्टी उस दिन से रही है। तो जो लोग आज चुनाव की बात कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियों की आपने जिक्र किया, मैं इसके बाद 2010 में शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ा मोरबा से। अब आप बताइए, शिवसेना तो एनडीए का पार्ट थी 2010 में, तो मैंने शिवसेना भी हिंदुत्व की बात करती, राष्ट्रहित की बात करती, राष्ट्र प्रथम की बात करती। आज भले ही क्या कहता, वो लोग अपने लाइन से भटक गए हैं, ये दो भाई हैं, ये सब राजनीति के फ्यूज बल्ब हो गए, तो ये जो हट गए, तो मैंने वहां भी बदला नहीं। तीसरी बार आप आइए, जब मैं एमएलसी का चुनाव लड़ा, एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए मैं कैमरे के ऊपर ये बात बोल रहा हूं। काश आज प्रधानमंत्री जी से अगर मेरा डायरेक्ट संवाद होता तो मैं उनको याद दिलाता कि मैं जब गांधीनगर उनके सचिवालय में मिलने गया, एक ग्रुप ऑफ लीडर्स बिहार से गए थे टिकट मांगने, सबने टिकट मांगा, मैंने टिकट नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मैंने बोला मैं आपका फैन हूं, मुझे इच्छा हुई आपसे मिलने के लिए और मैं आपके पास आ गया। क्या करते हो? तो मैं बिल्डर हूं। कहा? तो बंगाल में। तो अब बंगाल मत जाना। और वो शब्द जो था बंगाल मत जाना, मैंने उसको एक अपने जीवन में एक मंत्र के रूप में लिया। और आपको बता दें, 2014 का बिहार का सबसे पहला सभा मुजफ्फरपुर में सहारा ग्राउंड में प्रधानमंत्री जी की 3 मार्च को हुई थी। ठीक है। और मैंने पिता को गंवा दिया। मेरे पिताजी कलकत्ता में हॉस्पिटल में भर्ती थे और मैं जब जा रहा था तो संयोग कहिए कि मेरे चाचा ने कहा कि भैया से भेंट कर लो। तो मैं गया उनको प्रणाम करने, तो उन्होंने मुझे बोला
कि जा रहे हो गुजरात मोदी जी से मिलने के लिए, कुछ आश्वासन और मिला है, मैं उनको क्या कहता, मैं बोला जा रहा हूँ मिलने के लिए, सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी गया और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा उस दिन की राजीव तुम बिहार से मत जाना। तो मैं अगर चला गया बिहार से तो मेरी गलती है, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप राजनीति में आगे बढ़ने चलते, राजनीति बड़ा धैर्य का काम है। आप धैर्य से रहिए, पेशेंस से रहिए, कभी ना कभी किसी की नजर आप पे पड़ेगी और वो उठा करके आपको ले जाएगा। समय एक दौर होता है, सब चीज राजनीति में भी वो खत्म होता है और नए लोग आते हैं, नए लोग आए भी हैं। संबित पात्रा पहली बार पुरी से चुनाव हार गए थे, दूसरी बार जीत गए। सुधांशु त्रिवेदी की विद्वता हमारे भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए ना किस तरीके से तथ्यों को वो रखते हैं। वो कहते हैं कि जिस समय दुनिया एनर्जी के बारे में जानती नहीं थी, उस समय में आइंस्टीन जो E = mc² की बात करता है, उसके पहले हम फिजिक्स जानते थे। तो मेरा इतिहास ये है, कुछ लोगों ने उसके ऊपर में धूल धूसा फेंक करके हमारे इतिहास को कलंकित किया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। आज हमारे दल के जो विद्वान लोग हैं वो लोग उसको रुमाल से साफ करके, उसको सफाई करके दुनिया के सामने ला रहे हैं। आप जाइए द्वारकाधीश मंदिर में और आप देखिए कि वहां पर द्वारकाधीश मंदिर में एक एरो लगा हुआ है, वो दिशा बताता है कि यहां से 7 समुद्र पार भी कोई देश है तो वहां पर वो क्या है, उसका वो गणना करके बताता है। प्रधानमंत्री जी ने खुद द्वारका में गोता लगा करके जा करके असली द्वारका को देखा है। तो ये लोग हैं जिनको राष्ट्र से प्रेम है, अपनी संस्कृति से प्रेम है, उस धरोहर से प्रेम है। चुनाव लड़ना तो बहुत छोटी बात है, ऐसा नहीं है। मैं तो ठीक है आपके बीच में आया हूं, चूंकि मुझे लगता है कि हमें विभूतिपुर के लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ घर के अंदर बैठ करके टीवी देख करके चुपचाप, तो इसमें से सब लोग टीवी देखने वाले थे, 2-4 लोग निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवाओं की इतनी तादाद है, वो बेरोजगार हैं, पार्टियां उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है जी। उनके लिए काम करने की जरूरत है, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में उनका कमाई कैसे होगा। अगर सरकार को अगर ये लगता है, 2 चीजें हैं कि अगर मुझे युवाओं के लिए काम करना, उनका मांगने लगेगा तो आपका झंडा नहीं ढोएंगे। उनके लिए वो उनका बॉस उनसे काम मांगेगा, अब वो काम नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। तो एक चीज तो ये मुद्दा हो सकता है कि राजनीति से अगर ध्यान भटकाना है युवाओं का, जो इतनी भीड़ है टिकट के लिए, एक सीट पर 10-10, 20-20 कैंडिडेट है आपके, हर आदमी जो स्वाभाविक है भाई, जिस जगह वो काम करेगा वहीं का तो उम्मीदवार होगा। जी सर। सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे विभूतिपुर में बहुत सारे स्वघोषित नेता बन चुके हैं। आप इसमें अग्रसर हैं, लेकिन फिर भी अभी अपने आप को प्रत्याशी नहीं मानते, ऐसा क्यों? ये तो अपनी अपनी राजनीतिक परिपक्वता की बात है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में, हमारे दल में, हमारे जो बड़े नेता लोग हैं वो प्रेशर की राजनीति नहीं करते हैं। उन पर कोई प्रेशर देकर के काम नहीं करा। अगर जिस दिन आपका टिकट लगा, जिस दिन आपकी लॉटरी लगी, खुद ब खुद आप पहुंच जाएंगे। किसको पता था कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे? किसको पता था कि आप देखिए पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी हरियाणा में, और सैनी जी को ले आया और खट्टर साहब से ज्यादा सीट लेकर के वो आ गए। तो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, आप ये मत समझिए कि चुपचाप आंख बंद करके बैठा हुआ है। आपके माध्यम से उनके पास हमारी भी आवाज पहुंच रही है कि आपका एक कार्यकर्ता विभूतिपुर की इस धरती से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बदलाव होनी चाहिए। आप उनको हटाइए, थोड़ा जगह खाली करवाइए, हम लोग भी आए। सर, युवा के लिए क्या करें? सब तो बहुत सारे मुद्दा लेके आते हैं। युवा सबसे ज्यादा हमारे बिहार में जो है बेरोजगारी का मार झेलते हैं। कुछ अच्छे एजुकेशन के लिए जो है बिहार से बाहर भागते हैं। उन बेरोजगारों के लिए राजीव रंजन जी क्या करेंगे विभूतिपुर में खास करके? देखिए, वो बेरोजगार तो है नहीं, वो किसी न किसी तरह से अपने आप को इंगेज रखे हैं। अगर बेरोजगार वो रहते तो पागल हो जाएंगे। इसलिए चलिए, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब, आप इनको क्या बेरोजगार कर रहे हैं? वो बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, कर रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, हमें इंस्पायर करेंगे, हमारा साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य की चिंता में है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पार्टी का झंडा लेकर के चल रहे हैं। मैं क्या हूँ, एक तुच्छ छोटा सा व्यक्ति हूँ, कुछ सोरे बहुत संसाधन है, उनको आपके ऊपर में जो संसाधन है उनके ऊपर लगा करके उनको मैं आगे लेकर के चलना चाहता हूँ। हाँ, अब आपने मुद्दा उठाया है युवा। देखिए, जिस युवा को काम करना है वो चाहता है कि यस मैं ये काम करूंगा, तो मेरे पास बिजनेस के इतने मॉड्यूल्स हैं और सरकार इतनी सुविधा दे रही है कि मैं सबको एंगेज कर दूंगा। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरे लिए सिर्फ वो युवा चुनाव का जब 3 महीना हो, 2 महीना हो तो वो आए, बाकी सारे महीने वो अपना काम करे, अपने घर परिवार के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे। अब लोग समस्या की बात करते हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में कहा है कि गांव के एक किसान का बेटा, और थैंकफुल टू लालू प्रसाद यादव कि उन्होंने ऐसा किया कि हम लोग बिहार छोड़ करके चले गए। और जब याद आई तो अपने प्रदेश को बचाने के लिए, अपने भाइयों को बचाने के लिए हम आ गए। और तो युवाओं के लिए जो कहना है, अभी मैं क्या कहूँ, बहुत सारी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, इतना सोशल मीडिया आप ही लोगों ने डाला है भाई। ये अवेयरनेस तो आप ही पैदा करते हैं कि घर के अंदर में मशरूम की खेती होती है, घर के अंदर में सैफरॉन की खेती होती है। आप बताओ, एक किसान सारा दिन ये तपती हुई जेठ की दोपहरी में, अषाढ़ की दोपहरी में वो चिंता में है कि हमको फसल लगाना है और पानी हो ही नहीं रहा है। लेकिन
युग बदल चुका है। आप इतने छोटे से कमरे में भी आप 6-7 लाख रुपए का फसल लगा सकते हैं। ये उनको समझाना पड़ेगा, उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, उनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एक गेहूं बहुत ज्यादा उछलता है तो दाम 24 रुपए 25 रुपए किलो होता है। अगर 1 किलो सैफरॉन वो उपजा लेंगे तो 3 लाख रुपए कमाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी के बातों को विपक्ष ने जुमला कहा कि किसानों की आय कैसे दुगुनी होगी। अरे भाई, रातों रात तो सड़क बन नहीं जाएगी। सप्लाई चेन की बात है। जब यहां से कलकत्ता के मार्केट को डायरेक्ट हमारे विभूतिपुर के लोग कनेक्ट करेंगे तो आज आप फसल तोड़ के देंगे, हम 6 घंटा में कलकत्ता के मंडी में पहुंचा देंगे। तो ये बात है ना, तब तो लोग काम करेंगे, तभी तो उनके फसल का उचित दाम मिलेगा। और मेरे युवा साथी जो मेरे साथ हैं, मैं इतना तो जरूर है, चुनाव है, जीत हार जो भी होगा उसकी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन जो लड़के मेरे साथ हैं और इफ दे आर सीरियस अबाउट हिज फ्यूचर, आई एम द बेस्ट अवेलेबल पर्सन फॉर हिम। मैं जरूर करूंगा उनके लिए मदद। मैं अपने घर के पारिवारिक चीजों से अलग हो चुका हूं। बेटा बड़ा हो गया है, उसको मैंने कहा है कि कम से कम तुमको तो मैंने एक ऑफिस बना के दे दिया है, कुछ संपत्ति है उसकी रक्षा करो। मैं तो चला फिर टपका, और ये भवन बनाने का उद्देश्य भी था कि बीवी से झगड़ा हो जाता है मेरी वाइफ से। मैं बोलता हूँ कि वो टपका के नाम से चिढ़ जाती है। हम बोला धन्य मानो उस टपका का कि उस लड़के ने तुमको जाकर के शादी किया। तो तुम गुस्सा क्यों करती हो टपका से? टपका के लोग बहुत प्यारे हैं भाई, ऐसा नहीं है। हमें समय देने की जरूरत है। मैं पति तुम्हारा हूं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हूं, लेकिन उस गांव का बेटा हूं, ये उतना ही सच है। पहले मैं उस गांव का बेटा हूं, फिर तुम मेरी पत्नी हो। मैं मेरी उत्पत्ति नहीं होती तो तुमको मैं शादी कैसे